नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइन सप्ताह में आप सबका स्वागत है। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आज तक आपने जुर्म की कई कहानियां देखी होंगी, लेकिन आज का ये केस एक ऐसा अनोखा केस है जो पहले ना आपने कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। वहीं कानपुर पुलिस के भी होश उड़ा दिए। तो देखते हैं सोच की बुनियादों को हिलाती जुर्म की हैरत अंगेज दास्तां। बस अभी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। भैया इतना स्लो क्यों चला रहे हैं? तेज चलाइए ना। अभी प्लीज 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 कंट्रोल। अभी पहुंच जाएंगे। मैं बाबूजी को फोन कर देती हूँ। हेलो बाबूजी, बाबूजी मैं अरुण को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। किसी ने उस पर हमला कर दिया है। आप वहीं पर आ जाइए प्लीज। अच्छा मैं आता हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। अरुण कुछ नहीं होगा, हम हॉस्पिटल आ गए हैं। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, आराम से। ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर साहब 4 गुंडे घर में घुस आए थे, पेट्रोल छिड़का इनके ऊपर और आग लगा दी। देखिए, हमने प्राथमिक उपचार तो कर दिया, लेकिन बाकी के इलाज के लिए आपको सिटी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे बर्न वार्ड्स तो है नहीं। जी हेलो सर, मैं कांस्टेबल राज यादव बोल रहा हूँ सरकारी अस्पताल से। यहाँ एक जले हुए आदमी का केस आया और ये लोग उसे सिटी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हाँ सर, ओके सर। बेटा क्या हुआ? और कुछ बताइए बेटा, क्या हुआ है? बाबूजी वो सोकर उठे थे, बाथरूम गए थे। ऐसा नहीं 4 लोग कहाँ से आए और पूरा चेहरा झुलस गया। चेहरा झुलस गया? कौन थे? जरा शांत बेटा, रो मत, सब ठीक हो जाए। मेरे बच्चे की रक्षा करो। अरुण माथुर की पत्नी आप? जी नहीं सर, उनमें से किसी को भी पहले नहीं देखा। आपके पति काम क्या करते हैं? ठेकेदार, कंस्ट्रक्शन का काम है उनका। तो फिर किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, या किसी ने धमकी दी हो, या फिर कोई दुश्मनी? सर दुश्मनी तो उनसे किसी की भी नहीं है, और खतरे की कभी कोई बात उन्होंने कही नहीं। हमले के बाद आपने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? अपने सास ससुर को भी रास्ते से ही फोन किया? सर कितना घबरा गई थी मैं, उनकी हालत इतनी खराब हो रही थी, मुझे उनको हॉस्पिटल लाने के साथ कुछ भी नहीं समझ में आया सर। मेरी जानकारी में अरुण की किसी से कोई दुश्मनी है मुझे नहीं लगता। हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम करता है वो, तो थोड़े बहुत मसले तो होते ही। ये अरुण की बेटी है? जी। बेटा और बहू हमारे साथ नहीं रहते, पर इसे कभी कभी हमारे घर छोड़ जाते हैं। कल शाम को बहू आई थी, इसे हमारे पास छोड़ गई। आज इसका जन्मदिन है, बोला था शाम को आकर मनाएंगे। पता नहीं किसने दुश्मनी निकाली मेरे बेटे के साथ। तो आपका ये मकान किराए का है? हाँ सर। सर इस घर का मकान मालिक ऊपर ही रहता है। बुलाओ सर। ये घर तो कल दिन भर बंद ही रहा साहब, फिर ये 4 लोग कब आए और कब गए ये हमको पता नहीं सर। मतलब आपने किसी को आते जाते नहीं देखा? हाँ सर, हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। अगर कोई रात में घुसा हो तो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात है साहब, मेरी वाइफ ने सुबह 4 बजे कंपाउंड में एक प्राइवेट टैक्सी को आते हुए देखा था। उषा उसमें कहीं जा रही थी।
उषा के साथ अरुण भी था? हाँ था। भैया इनकी तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से ले चलिए। सर, अरुण माथुर की गाड़ी गेट के बाहर ही खड़ी होती है। हम लोगों ने किराएदारों की गाड़ी को अंदर खड़ी करने से मना किया हुआ है, लेकिन ये लोग टैक्सी में क्यों गए और क्यों आए, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। सर रजिस्टर में तो कोई खास एंट्री नहीं है। साहब, एक साथ 4 लोगों को गेट से जाते हुए मैंने नहीं देखा। हाँ, अलग अलग गए हो तो बात अलग है। हम लोग कहाँ एक जगह ठहरे रहते हैं, सारे काम अकेले करना पड़ता है साहब। गार्डन में पानी डाल दिया, टेरेस पे जाके कोक चालू कर दिया, दोपहर में 2 घंटा खाना खाने के लिए जाना पड़ता साहब। और कौन कौन आता जाता है? और तो कोई खास नहीं आता है साहब, कभी कभी प्लम्बर आता है और एक काम वाली आती है बस। और रात में ड्यूटी पर कौन रहता है? रात को साहब कोई नहीं रहता है, गेट बंद करके मैं चले जाता हूँ घर पे। ठीक है, जाओ। अच्छा ठीक है साहब। इस तरह का एक केस लगता है, उसे एक बात तो जाहिर है कि अरुण का कोई दुश्मन हो सकता है। आसपास पूछताछ करो, देखो कुछ हाथ लगता है क्या, और बाहर देखो अगर गाड़ी को कोई ट्रेस मिलता है। सर पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए मोहल्ले से और आसपास से पूरी जानकारी जमा करनी शुरू की। उषा जी, सर मकान मालिक ने मुझे और अरुण को ही देखा होगा, और कौन हो सकता है? लेकिन वो 4 लोग जिनके बारे में आपने बताया, कमाल की बात है उन्हें किसी ने आते जाते नहीं देखा। सर हमारे अपार्टमेंट की पीछे की दीवार पर से कूद के आने के पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं। देखिए, क्योंकि वारदात आपके घर में हुई है, हमें घर का मुआयना करना पड़ेगा। घर की चाबी है आपके पास? हाँ है ना सर। शुक्रिया। और अपने पति के बारे में या फिर इस घटना के बारे में अगर कोई भी बात याद आती है, छोटी से छोटी भी, तुरंत हमें फोन कीजिएगा। जी सर। राइट, ताला खोलो। तो पेट्रोल की बदबू आ रही है। लगता है यहीं कहीं जलाया था। सावधानी से पूरे घर की तलाशी लो। चेतन, घर के आसपास देखो। सर अंदर के कमरे में भी कुछ खून के निशान है, उसकी भी जांच कीजिएगा। यस सर। सर ये देखिए सर, जांच करवाओ इसकी। सर घर के अंदर जबरन घुसने का तो कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन उषा के हिसाब से तो 4 लोग घर में घुसे थे। फुटप्रिंट्स कितने मिले? सर यकीन के साथ नहीं कह सकते। वारदात सुबह 4 बजे के आसपास हुई। इसका मतलब वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए होंगे। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उषा ने खुद ने ही दरवाजा खोला हो और उसके बाद वो 4 लोग अंदर घुस गए हो। लेकिन एक आदमी का चेहरा जलाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? अश्विन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उषा ने ही अपने पति के चेहरे पर पेट्रोल डाला? लेकिन सर ऐसा होता तो उसका चेहरा जला के हॉस्पिटल क्यों लेके गई? अब इस सवाल का जवाब तो सिर्फ अरुण दे सकता है। चलो हॉस्पिटल चलकर देखते हैं, शायद उसकी हालत कुछ ठीक हुई। सर बाहर से बोतल मिली, जरा सा पेट्रोल भी है इसमें, और बाहर उषा की गाड़ी भी नहीं है और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा है। चेक करवा, कोई फिंगरप्रिंट मिलता है। सर चलो। उषा के पति अरुण पर हुए हमले की जांच में जुटी पुलिस के सामने कई पहलू थे। हमलावर का जो भी मकसद था वो बेहद खतरनाक था। इस हमले से किसी की नफरत उभर कर सामने आई थी। इतना तो साफ था कि कातिल जान लेने से ज्यादा अरुण को एक ऐसा घाव देना चाहता था जो जिंदगी भर उसे इस हमले की याद दिलाता रहे।
अपने बेटे पर हुआ यह हमला माँ बाप के लिए एक बिजली बनकर टूटा था और पत्नी उषा के लिए कहर। पुलिस ने अरुण और उसके परिवार की किसी से दुश्मनी या कारोबारी रंजिश को भी टटोला, लेकिन शक की सुई कहीं पर भी जाकर नहीं रुक रही थी। सर देखकर लगता तो नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई रंजिश होगी। राय, मुजरिम हमेशा इस यकीन के साथ जुर्म करते हैं कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और हम भी उतने ही यकीन के साथ सस्पेक्ट पर शक करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए। डॉक्टर। यस इंस्पेक्टर। इनसे बात कर सकते हैं? 1-2 दिन रुक जाइए। फेशियल बर्न्स है 35% और दाहिने हाथ में भी बर्न्स है। जख्म काफ़ी गहरा है। रिकवर होते ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू। आपको क्या लगता है उषा जी, आपके पति के साथ किसने ऐसा किया होगा? पता नहीं सर उनके ज्यादा दोस्त नहीं है और वो अपने काम से ही काम रखते हैं बस। अच्छा, आपके पास कार है ना, और आप चलाती भी हैं? जी सर। तो फिर टैक्सी? सर और आपके अपार्टमेंट के बाहर आपकी कार भी नजर नहीं आई हमें। सर ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? तो और किससे पूछेंगे? सर एक्चुअली गाड़ी गैराज में है और अगर गाड़ी मैं चलाती तो अरुण को कौन संभालता? बहुत डर गई थी सर। अच्छा, आपके घर में खून के निशान भी मिले हैं हमें, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? एक्चुअली अरुण को ड्रिंक करने की आदत है सर। कल रात भी वो ड्रिंक करके आए थे, ठोकर लगी और गिर गए। गिरने से चोट लगी और खून निकल आया सर। तो फिर इलाज के लिए कहाँ लेकर गई थी? यहीं लाई थी शायद। सर मैं नहीं लेकर आई थी, हमारा भतीजा है अरविंद, वो लेकर गया था। अरविंद? सर रात में चाचा की कॉल आई कि चाचा को चोट लग गया है, तो मैं तुरंत आके उनको क्लिनिक पे लेके गया। कौन सा क्लिनिक? सर वो हमारे अपार्टमेंट के सामने ना, सरला क्लिनिक, वहीं पे सर लेकिन ऐसा होता रहता है। मतलब सर चाचा को थोड़ा ड्रिंक करने का शौक है, मतलब सर आदत है, और कभी कभी सर ज़्यादा ही हो जाता है। शौक है, आदत है, तो फिर ऐसे झगड़े तो पहले भी होते रहे होंगे। सर हुआ होगा, लेकिन सर मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही गाड़ी है साहब। कल रात में एक औरत और उसका पति गाड़ी गैराज में छोड़ के गए थे। कितने बजे? 3 बज रहे थे साहब, मैं तो सो रहा था। गाड़ी में खराबी क्या थी? ओवरहीट की वजह से गाड़ी का डिस्पेंसर जल गया था। इस तस्वीर को ध्यान से देखो। कल रात को आदमी आया था तुम्हारे गैराज पर अपनी गाड़ी लेकर, और इस आदमी पर हमला भी हुआ है। अच्छा, जिस वक्त ये यहाँ पर आया था उस वक्त तुमने किसी को देखा था जो इस पर नजर रख रहा था? इस आदमी पे हमला हुआ है, क्या इन दोनों के पीछे कोई था उस दिन? नहीं मैडम, औरत तो यही थी, आदमी नहीं था। औरत तो यही थी, आदमी कोई और था साहब। अरुण, ये किसने किया? तूने पहले कभी उन लोगों को देखा है? अच्छा एक बात बता, कहीं वो नवीन शर्मा के लोग तो नहीं थे, या फिर वो अवस्थी? पिछले हफ्ते ही तेरा पंगा हुआ था ना उसके साथ? यार देख, तू बोल नहीं सकता तो ये पैड है और ये पेन, मुझे लिख के बता। ये जिस किसी ने भी किया है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा अरुण। मनीष भाई साहब। अरे भाभी जी देखिए ना, ये कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं कब से इसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसने किया ये सब, लेकिन ये है कि कुछ बोल ही नहीं रहा। देखो मनीष भैया जो पूछ रहे हैं ना, आप बता दो इनको प्लीज। आप मनीष भैया को बता दो ना। देखा, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मनीष भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए। आपको जिन लोगों पर भी शक है ना, उनकी लिस्ट बनाकर आप मुझे दे दीजिए।
ये जब भी थोड़ा ठीक फील करेंगे मैं इनसे बात करूंगी। ठीक है, मैं लिस्ट आपको मैसेज कर दूंगा। अरुण, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अपना ख्याल रखना। चलता हूँ भाभी जी। अरे मनीष, खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। जीतन, अरुण से मिला? जी अंकल जी, मिला तो, पर वो कुछ बता ही नहीं रहे। क्या नहीं बता रहा? अंकल जी यही कि उस पर हमला किसने किया। अब वो जो भी लोग थे उसने उन्हें देखा तो होगा ही ना। मैंने इतना भी कहा कि तू बोल नहीं सकता तो लिख कर बता दे, लेकिन वो बताना ही नहीं चाहता। तो अजीब सा बिहेव कर रहा है वो। मैं तेरी बात समझ रहा हूँ बेटा, तू परेशान मत हो। अब तुझे भी पता है ना कितने बड़े हादसे से गुजरा है वो। मुझे लगता है कि उसे संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसे संभल जाने दे। और पुलिस है ना, वो तो अपना काम कर ही रही है? तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। चल हम लोग भी मिल लेते हैं उससे बेटा। चल खुश रह, खुश रह। जी मैडम, आपका सर ने बुलाया। बाबूजी मैं आती हूँ। हाँ बेटा। अब तक पुलिस के सामने कई सच और कई झूठ आ गए थे। कई सवाल भी खड़े हो गए थे जिनके जवाब उषा से बेहतर और कोई नहीं दे सकता था। पति पत्नी के रिश्ते की गरिमा शक के घेरे में आ गई थी। पुलिस ने क्राइम सीन का बारीकी से मुआयना किया, गवाहों के बयान लिए, सबूत जमा किए, लेकिन सीधा साधा दिखने वाला ये केस कानपुर की कलेक्टरगंज पुलिस की नींदें उड़ा रहा था। सर ये सब क्या है? आप लोग मुझे इस तरह यहाँ पर क्यों बुलाया है? आपको अगर मुझसे कुछ पूछना था तो आप वहां भी पूछ सकते थे। सर मैं पहले से इतनी परेशान हूँ और मैं आप लोगों की कंप्लेंट करूंगी डीसीपी साहब से। बिल्कुल कीजिएगा कंप्लेंट डीसीपी से। पहले ये बताइए कि ये आदमी कौन है? कौन है मतलब? अरुण है मेरे पति। लेकिन जब आपने गाड़ी गैराज में दी थी और उसके बाद टैक्सी किराए पर ली थी, तब आपके साथ ये आदमी नहीं था, कोई और था। कौन था वो मिसेस माथुर? देखिए, हमें इस बात की गवाही दोनों जगह से मिल चुकी है। सर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। मेरे साथ मेरे पति अरुण ही थे। ठीक है, अगर जवाब देने के लिए आपको समय चाहिए तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, 4 दिन के रहने का इंतजाम करो, रिमांड पर लो। सर एक मिनट, मुझे आप लोगों को कुछ भी बताने से पहले अपने पति से बात करनी है। वो मैं देखिए, हम लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, तो आप तसल्ली से बताइए कि क्या हुआ था। सर एक्चुअली बात 2 साल पहले की है। मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम था। मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, लेकिन उस डॉक्टर ने इलाज के बहाने मेरी कुछ अश्लील तस्वीरें ले ली। मेरी कमर का दर्द तो मैंने ठीक कर दिया, मेरे दिल का दर्द कौन ठीक करेगा? जी जी, मतलब ये कि जैसे तुम यहाँ पे आती हो और जाती हो, आती जाती रहा करो, वरना ये तुम्हारी कुछ सुनहरी यादें मेरे पास हैं। सर वो फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मुझसे कहने लगा कि मैं उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाऊं। मैंने इनकार किया तो उसने कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरी सारी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देगा। मैं बहुत डर गई थी। मैंने ये बात अपने पति से शेयर की। वो जो डॉक्टर है फिजियोथेरेपिस्ट, उसके पास मैं अपने बैक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने गई थी। उसने इलाज करते करते कब मेरी गंदी गंदी तस्वीरें खींची मुझे कुछ नहीं पता। और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि
कि मैं उसके साथ रिलेशन रखूं। सॉरी, किसी कीमत पर यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अपने पति को इतना परेशान देखकर मैंने उनसे कहा कि इस डॉक्टर से मैं खुद ही बात करूंगी। वो बार बार फोन करके मुझे परेशान करता था और एक दिन तो वो डॉक्टर सीधे मेरे घर आ गया सर। तुझे बुलाया, तू आई क्यों नहीं? सुन, आज यहाँ से मैं अपनी प्यास बुझा के ही जाऊंगा। देखो, हम यहाँ से बाहर चलते, बाहर चलकर जितनी बातें करनी है हम बातें कर। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है? एक सेकेंड, चलो। उस दिन मेरे पति गाड़ी लेकर नहीं गए थे, तो हम लोग हमारी गाड़ी से चले गए और वो पूरे रास्ते मुझे अपनी बात मनवाता रहा सर, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानी और रास्ते में हमारी गाड़ी खराब होने लगी सर। इसी वजह से गाड़ी गैराज पर दी और पास के टैक्सी स्टैंड से टैक्सी रेंट की। फिर उसने एक सड़क किनारे पेट्रोल पंप से किसी बोतल में सर पेट्रोल भी लिया। बताया कि उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है और उसकी बाइक की चाबी मेरे घर पे छूट गई है, इसलिए वो अपने बाइक की चाबी लेने मेरे साथ मेरे घर आया सर। और तभी मेरे पति के साथ उसका सामना हुआ। विकास है ना ये? अरुण, साले तेरी हिम्मत कैसे दे? अरुण, तू मेरी बीवी पे गंदी नजर अरुण, मेरे पति और विकास में बहुत बुरी झड़प हुई सर। विकास ने मेरे पति के चेहरे पर पेट्रोल छोड़ा। हाँ, मैंने अपने घर की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला था सर। उसके बाद रेंटेड टैक्सी में मैं अरुण को हॉस्पिटल ले गई और रास्ते में से बाबूजी को फोन किया। और आप अकेले अरुण को लेकर हॉस्पिटल चले गए, सही है ना? सर देखिए, मेरे हस्बैंड वहाँ अकेले हैं, पता नहीं कैसे होंगे इस वक्त। मुझे जाने दीजिए प्लीज। ठीक है, जा सकते हैं। विकास की डिटेल्स बस बता दीजिए, इनसे विकास का एड्रेस और बाकी डिटेल्स लो और इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ। चलिए, थैंक यू सर। सर ये औरत बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रही है। सर आपको लगता है ये अब भी सच बोल रही है? हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अश्विन यहाँ पर बड़ी पहेली ये नहीं, वो है। एक बात तो पक्की है कि इसमें एक और आदमी है, विकास शर्मा, जिसे टैक्सी वाले ने, गैराज वाले ने, सबने देखा। इसके बारे में पता करो। अगर ये आदमी मिल गया ना तो केस फौरन सॉल्व हो जाएगा। सर, अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए उषा ने अब तक पुलिस के सामने कई गलत गवाहियां दी थी, पर आखिरकार उसे पुलिस के सामने सच्चाई रखनी ही पड़ी। पर क्या यह सच्चाई आखिरी सच्चाई थी या फिर कुछ और भी था जो पुलिस जानती नहीं थी? पुलिस के सामने एक नए संदिग्ध विकास का नाम उभरा था, तो क्या इस बेरहम हमले के पीछे विकास का हाथ था? पुलिस ने अपनी तहकीकात के सिरे अब उस दिशा में मोड़ दी। हाँ सर, विकास शर्मा हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट है, वो पिछले 4 दिनों से आया नहीं है। 4 दिन से देखा नहीं साहब विकास को। 2 दिन पहले विकास जी आए थे कुछ सामान लेने। अरे सुरेश भाई, ये सामान दे दो। रवि, ये सामान निकाला। 10 मीटर रस्सी, 1 क्रोबार, सलिया 15 mm और एक फावड़ा, ये लो। विकास जी ये सब क्या करेंगे आप? अरे कुछ नहीं, वो घर का गटर जाम हो गया था। अच्छा, ये ले। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। मतलब मारने का सामान जुटा रहा था। सर, बगल के मेडिकल शॉप से विकास ने ये दवाइयाँ खरीदी थी कल शाम को। नींद की दवा और इंजेक्शन, मतलब बेहोश करके मारने का प्लान। अश्विन, इसके घर का एड्रेस मिला क्या? हाँ सर, यहीं फूल बाग में रहता है। चलो।
विकास यहीं रहता है, सीढ़ी वाला। सुनो, ये विकास कहाँ गया? सर यहाँ पर तो 4 दिन से ताला लगा हुआ है। इसके साथ कोई और रहता है? नहीं साहब, वो तो अकेला रहता है। और इसके गांव के घर का कुछ पता ठिकाना? सर ठीक ठीक तो याद नहीं, पर इटावे का है, तुलसी गांव। उसके माँ बाप भी वहीं रहते हैं। अश्विन, विकास ने उषा की अश्लील तस्वीरें ली और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जिसके लिए उषा राजी नहीं थी। तो इसके लिए उसे उषा पर हमला करना चाहिए था। उसके पति पर हमला क्यों किया? सर विकास ने जो सामान खरीदे किसी खास मकसद और काम को अंजाम देने के लिए खरीदा होगा, वरना एक फिजियोथेरेपिस्ट ये सामान क्यों लेगा? और हाँ सर, पिछले 4 दिनों से विकास आसपास में कहीं दिखा भी नहीं है। इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इसका मोबाइल फोन ट्रैकिंग पर डालो। एक टीम मिटावा भेजो, शायद वहाँ छुप कर बैठा। किसी भी हालत में ये आदमी हमारे हाथ लगना चाहिए। सर नाकाबंदी की सारी रिपोर्ट लखनऊ भेजो और हेडक्वार्टर से जैसे ही कोई आगू आता है मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है? सर। हाँ अश्विन। सर हमारी टीम विकास के गांव से लौट गई। कोई खबर? नहीं सर, पिछले 8 महीने से विकास अपने गांव में है ही नहीं। और सर पूछताछ के दौरान मालूम चला है कि विकास बड़े ही गरीब परिवार से है। उसके माँ बाप ने उसको कर्जा लेकर पढ़ाया लिखा है। उसकी मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स बोल दिया सर, कल तक मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? वो रहे। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं मनीष, अरुण माथुर का बचपन का दोस्त। बोली। जी वो अरुण कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। अजीब? सर मैं उससे मिलने हॉस्पिटल गया था और मैंने वहां उससे जानने की काफी कोशिश की कि ये सब किसने किया है, लेकिन सर वो कुछ बताने को ही तैयार नहीं। सर मैंने उससे ये भी पूछा कि अगर उसे किसी पर शक हो तो वो भी बताए, कुछ लोगों के नाम भी बताए, लेकिन सर उसने कुछ नहीं कहा। सर अरुण ऐसा नहीं है, वो काफी एग्रेसिव नेचर का है सर। वो ऐसे चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। और सर आज सुबह उसने मटन सूप पीने से इनकार कर दिया। लीजिए। अरे ये मटन सूप नहीं पियोगे तो जख्म कैसे भरेंगे? हाँ। डॉक्टर ने बोला है पीने के लिए। पी लेना बेटा, तुझे तो कितना अच्छा लगता है मटन सूप, तो फिर क्यों नहीं पी रहा है? पी ले बेटा, पी। मुझे क्या, मैं जा रही हूँ लेके, पर हाँ डॉक्टर को बोलना पड़ेगा। मांस मछली सब खाते हो और सूप पीने में कैसा परहेज? हाँ तो मटन सूप नहीं पिया तो? सर अरुण दिन में 3 बार नॉनवेज खाने वाला आदमी है। आप चाहे तो पास वाले रेस्टोरेंट वाले से भी पता कर सकते हैं सर। फिर उसे नॉनवेज खाने की आदत थी और मटन सूप तो बाल्टी भर के पी सकता है सर। लेकिन आज सुबह जब नर्स ने उसे मटन सूप पिलाने की कोशिश की तो उसने नहीं पिया सर। माना कि उस पर अटैक हुआ है, टेंशन में बेचारा, लेकिन मटन सूप से दुश्मनी, सर ये बात मेरे गले से उतर नहीं रही। वैसे गले से तो हमारे भी बहुत सारी बातें नहीं उतर रही, फिर भी आप कहना क्या चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरुण बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ वो बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव लगा रहता है, और एक बात सर, उसे शराब पीने की भी आदत है। और सर ये आदमी ये तो मेरा दोस्त। सर मेरा मतलब है कि ये मतलब ये कि ये आदमी अरुण नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? बकवास कर रहा है साहब वो मनीष। मुझे तो लगता है कि मेरे बच्चे पे हमला भी उसी ने करवाया। लेकिन वो तो अरुण का बचपन का दोस्त है ना। पर काहे का दोस्त साहब, कैसा दोस्त? सब जलते हैं मेरे बच्चे के कारोबार से। अरे हम बाप बेटों में झगड़ा भी इन दोस्तों ने करवाया है। वरना आप देखिए साहब, कानपुर में मेरा इतना बड़ा मकान है और मेरा बच्चा किराए पे रह रहा है। अरे हम अपने बेटे को नहीं पहचानेंगे जिसे हमने बचपन से पाला पोसा? उसकी खुशबू सूंघकर पहचान लेंगे साहब हम उसे। क्या बात कर रहा है मनीष? चलो सर हमें भी यही लगता है कि ये मनीष बकवास कर रहा है। और ये अरुण का जो मोबाइल है वो कौन सी कंपनी का? सर डॉक्टर। हेलो सर। बोलो।
मैं सर टॉकटेल मोबाइल कंपनी से आया हूँ। अरुण माथुर का बिल बाकी है। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हॉस्पिटल में बिल लेके चले आए तो मेरे बच्चे की हालत देख रहा हूँ और तुम्हें अपने बिल की पड़ी हुई है। सर ड्यू डेट से काफ़ी दिन निकल चुके हैं सर। अगर बिल जमा नहीं करेंगे तो उनका फ़ोन कट हो जाएगा सर। मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं तो मैं यहाँ आ गया सर। सर हम भी नौकरी करते हैं सर। ठीक है, बताओ कितने का बिल है? 3580। ये ठीक है, चल। सर उनका साइन चाहिए। अरे तुम हद कर रहे हो, उसकी हालत देख रहे हो, वो साइन कर सकेगा? सर रसीद पे साइन करने की जरूरत नहीं है सर। फिर जो बायोमेट्रिक स्कैनर है इस पे उंगली रखते हैं ऑटोमेटिक साइन हो जाता है सर। अरे चलो आराम से। सर हाँ, फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ सर। बायोमेट्रिक के हिसाब से ये अरुण नहीं है सर। इसका मतलब बचपन का दोस्त मनीष सही बोल रहा था। इसका मतलब आपका शक सही था। एक काम कर, ये विकास शर्मा, इसका भी मोबाइल कनेक्शन तेरी कंपनी का है ना? एक मिनट सर। यस सर। ठीक है, फिर से अंदर जा। नहीं सर, वो बुढ़ा मारने को दौड़ता है सर। इस बार तुम मार ही देगा सर। कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, अंदर जा और उसको बोलना गलती हो गई। जा एक बार। एक मिनट आराम से। तुम्हारा कोई भी काम ढंग से नहीं होता। एक्चुअली सर पेमेंट क्रेडिट नहीं हुई थी सर। अब हो गया? हाँ सर हो गया। हटाओ। सॉरी सर। हद हो गई सर। हाँ मैच कर गया सर। विकास शर्मा के नाम से मैच कर गया। तेरा स्कैनर तो काम करता है ना? बिल्कुल करता है सर। अब एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। दिखा। पहले हाथ रखिए सर। बायोस्कैन तो एकदम ठीक है। अरुण गायब है। उसको जन्म देने वाले माँ बाप और उसके साथ रहने वाली पत्नी का मानना है कि यह अरुण है, सिवाय एक इंसान के, मनीष। और अब ये सर, इसका मतलब हॉस्पिटल के अंदर 35% बर्न्स के साथ झुलसा हुआ आदमी अरुण नहीं, विकास शर्मा है। तो सर अरुण कहाँ होगा? वो तो अब ये विकास शर्मा ही बताएगा। पुलिस के सामने अब तक कई सच झूठ और कई झूठ सच साबित हो चुके थे, लेकिन आखिरी सबूत पुलिस के हाथ ऐसा लगा था जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। ये सच्चाई बेहद चौंका देने वाली थी कि हमला अरुण पर नहीं बल्कि विकास पर हुआ था। आखिर विकास एक दूसरे नाम से झुलसे हुए चेहरे के पीछे क्यों छुपा हुआ था? उसका मकसद क्या था? और क्या ये सच्चाई कि अरुण की जगह विकास है उषा जानती थी? अगर हाँ तो सच क्या है और कहाँ है अरुण? सर हमारी डॉक्टर से बातचीत हो गई है। तहकीकात के लिए मुझे थाने लेके जा सकते हैं। बढ़िया। अच्छा लो अरुण बेटा कुछ फल खा लो। अरे फल नहीं खाओगे तो जल्दी अच्छी कैसे होगे? अरे ये दवाई कहाँ रख गई उषा भी? अच्छा तो हो गया माता जी, चलो हो गया तुम्हारा डिस्चार्ज। ये सब क्या है साहब? क्यों, खुशबू से भी सूंघकर पहचान नहीं पाए आप लोग अपने लाडले बेटे को? मतलब ये कि आपका बेटा अरुण नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, सबूत है हमारे पास पूरे। तो फिर ये कौन है? विकास शर्मा। विकास शर्मा? और हमारा बेटा? गाड़ी में डालो। सर हमारे एक बात समझ में नहीं आई। एक आदमी विकास शर्मा एक औरत के चक्कर में फंसता है, बाद में वो औरत पीछे हट जाती है और फिर वो गुस्से में आकर उसके पति को जलाने का प्लान बनाता है, उसकी जगह ले लेता है। पर ना हमें उसके पति की लाश मिली है और जला भी तो कौन? मारने वाला। लेकिन अगर ये सचमुच उसे मारना चाहता था तो फिर इसने खुद पर पेट्रोल क्यों डाला? या फिर शायद किसी और ने उस पर पेट्रोल डाला? लेकिन सर ये जानलेवा भी तो हो सकता था, ये मर सकता था। सर जिस मोड़ पे अभी ये केस पहुंचा है वो अरुण ही है जो गायब है। सर ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड तो नहीं हो सकता। इस कहानी के पीछे कोई ना कोई झूठ जरूर है अशु, और सबसे पहले हमें उस झूठ को पकड़ना पड़ेगा। अरुण की पत्नी उषा कमरे में नहीं थी ना? फौरन एक टीम बनाओ और अरुण के घर पहुंचो। तब तक मैं इसे थोड़ा मटन सूप पिलाता हूं और बाकी की परतें उषा खोलेगी।
पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। सर। सर उधर तो कोई नहीं है, लगता है निकल गई। अभी निकली नहीं है। थाने चले उषा जी? मिसेस उषा माथुर, आपके खिलाफ सारे सबूत हमें मिल चुके हैं और इस वक्त आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। जो भी कहेंगी अच्छे से सोच समझकर और सिर्फ सच बोलिएगा, समझ गई आप? सर मैं अपने पीठ दर्द का इलाज करवा रही थी उन दिनों। मेरे पति अरुण को शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी और हम दोनों के बीच में कोई शारीरिक संबंध कई समय से नहीं था। और ऐसे में जब मुझे विकास ने छुआ तो आपके हाथ तो बड़े सॉफ्ट हैं। हाँ, वैसे आपको आराम मिल रहा है? जी सर, और थोड़ा नीचे। जी। विकास का छूना मुझे अच्छा लगने लगा। उसके साथ से ज्यादा उसकी नजदीकियां, और फिर मैं हर दूसरे दिन उससे मिलने लगी। सर मैंने उसे घर बुलाना शुरू कर दिया। सर अब विकास हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास आने लगा था। चोरी के इस रिश्ते को मैंने पक्का रंग देने का सोच लिया था सर, और लुका छुपी के इस खेल को और अरुण को रास्ते से हटाने का मैंने पक्का रास्ता भी ढूंढ लिया था। मैं और विकास मर्डर के नए नए रास्ते इंटरनेट पे ढूंढने लगे थे। सर मैंने अरुण को मारने का प्लान रात का बनाया, क्योंकि अरुण हमेशा रात को नशे में होता है। सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को उसकी दादी के यहाँ छोड़ा, और फिर अरुण के आते ही अरुण 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 क्या हुआ? तुम क्यों चीख रहे हो? हेलो, हाँ अरविंद, आराम से। अरे आराम से ही तो कर रहे हैं। चाची आप मत परेशान हो, मैं बोल रहा हूँ, समझाया था ना कि मत पिया करो। चाचा आप यहीं रुको, मैं इनको लेके जाता हूँ अस्पताल। आओ आराम से आराम से लेके जा रहा हूँ। ले जा रहा हूँ। आओ आओ चलो, आराम से आओ, आराम से आओ। फट्टू हो बे तुम, भागे का है? अरे तुमने उसको मार दिया? धीरे बोलो। अरुण को भी अरविंद हॉस्पिटल लेकर गया है। जाओ, जाकर बाहर हमारे फोन का वेट करो। ठीक है, आराम से। हाँ जाओ। बहुत दिलेरी दिखाई तुम लोगों ने। फिर उस पर हमने दोबारा वार किया।
शोर न मचाए, इसलिए उसे हमने बेहोशी का इंजेक्शन दिया। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। यहाँ नहीं खुलने वाला, यहाँ तो पत्थर है। छोड़ो इसको, जाओ पेट्रोल लेके आओ, माचिस भी लेके आना। ये रहा। कार एक गड्ढे में फंस गई। अब क्या हुआ? अरे गाड़ी फंस गई। सर तदबीर तो बहुत अच्छी थी, पर तकदीर ने धोखा दे दिया। बड़ी मुश्किल से टेम्पो वाले की मदद से हमने अपनी कार वापस बाहर निकाली, पर रास्ते में फिर खराब हो गई, इसलिए धक्का देते हुए गैराज तक ले गए। अरे उठाओ इसे। अरे भाई साहब। अरे भैया उठाओ, हमारी गाड़ी जरा खराब हो गई है, देख लेंगे उसे। नहीं, इतनी रात में कोई मैकेनिक नहीं है, रख के जाओ, सुबह देख लूंगा। अच्छा, यहाँ फिर कोई टैक्सी स्टैंड है क्या? आगे टैक्सी स्टैंड है, वहां से मिल जाएगी टैक्सी। सर, हमने सब कुछ उषा के ही कहने पे किया, सब कुछ। वो तो समझ में आ गया, लेकिन फिर अपना खुद का चेहरा क्यों झुलसा लिया? ये लो, ये पहनो। जी शुक्रिया। क्या हुआ? एकदम सही लग रहे हो, अरुण की तरह। अरुण? इसने कहा कि पति मरेगा पर जिंदा रहेगा। मरेगा पर जिंदा रहेगा? कैसे? सर, ये भी उषा का ही प्लान था। इन्होंने बोला कि अरुण को हम मारेंगे और अरुण की जगह मैं ले लूंगा। सिर्फ जगह ही नहीं, नाम, कारोबार, पैसा, सब। उसके बाद उषा ने मेरा चेहरा झुलसा दिया ताकि किसी को पता न लग पाए कि इस झुलसे हुए चेहरे के पीछे अरुण नहीं। चलो, इसने तो मटन सूप पी लिया। सर, हम तो शाकाहारी हैं। तुम्हारा शाकाहारी होना ही तो तुम्हारे लिए हानिकारक और कानून के लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि ये तो मांस खाती है, वो भी इंसान का। अरुण की लाश कहाँ है? किधर? चलो। किधर है? नहीं याद आ रहा? सर शायद ये जगह नहीं है, वो इतनी झाड़ियां नहीं थी वहां, सब एक जैसा लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तुमने ये सब करके क्या पाया और ये सब किया क्यों, लेकिन जब भी लोग इस केस के बारे में सुनेंगे ना, तो तुम दोनों की हिम्मत और बेवकूफी के बारे में सोचते रह जाएंगे। तुमने खुद अपने ही हाथों अपने घर को आग में झोंक दिया। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास एक अहम सूत्र है जिस पर शादीशुदा जिंदगी की बुनियाद टिकी होती है। कानपुर की एक सत्र अदालत ने उषा और विकास को आईपीसी की धारा 302, 301 और 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। कहते हैं कि सूरत बदलने से सीरत नहीं बदलती,
देर से ही सही, लेकिन प्रकृति अनीति बर्दाश्त नहीं करती और जिंदगी का सफर सही रास्तों पर ही चलकर तय किया जा सकता है। गलत रास्ते सिर्फ हैवानियत और गलत अंजाम की तरफ ही ले जाते हैं। काम्या मोटर्स द्वारा बेची गई 1500 गाड़ियों में से 120 की चेचिस नंबर हमारे डेटाबेस से मैच करती है। इन गाड़ियों में से एक भी गाड़ी ऐसी है जो आपको सस्पिशियस लगती है? सर, इनमें से एक गाड़ी सुरेश कालरा के नाम से है, जिसे हमारी कंपनी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। सुरेश कालरा। Happy birthday to you. Happy birthday dear doctor. Happy birthday to you. अरे हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब। अरे जन्मदिन मना रहे हो आप तो धूमधाम पे हैं। मैं भी गिफ्ट ले आया हूँ आप खातिर एक। यो देखो बढ़िया है ना, ये लगाओ एकदम हैंडसम बुआ है। डॉक्टर साहब का दूसरा गिफ्ट ले आओ। अरे जल्दी करो भाई। डॉक्टर साहब बर्थडे मना रहे हो। डॉक्टर साहब या काली पट्टी आपकी आंखों में बांध देंगे, आप जादूगर बन जाओगे, फिर आपका कबूतर उड़ा देंगे। थैंक यू। बांध भाई बांध। अरे बांध दे मुझे छोड़। प्लीज डोंट डू दिस। डॉक्टर साहब हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू डॉक्टर साहब। हैप्पी बर्थडे टू यू। सर, ये सुरेश कालरा और उसका छोटा भाई अमित कालरा करीब 1.5 साल पहले हेलो कैब्स की गाड़ियां चलाते थे, लेकिन कंपनी ने उन्हें निकाल दिया था। निकालने की वजह? हमने हेड ऑफिस से डिटेल्स मंगवाई हैं। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको अपडेट करते हैं। अमित और सुरेश के नंबर और एड्रेस होंगे आपके पास? जी सर। हाँ राम राम। और 2-2 हजार के बंडल तैयार हो गए? देखिए पैसों का इंतजाम हो गया है, आप बस बताइए कब और कहाँ लाना है। टाइम बुरा होता है ना, ऊँट पे बैठे ना कुत्ता काट लेता है। माफ कीजिएगा, मैं समझा नहीं। घना दिमाग ना खर्च करे। पैसे कद और कहाँ देने हैं मैं? आप बस बताइए आपको कब और कहाँ चाहिए। लेकिन बस आप डॉक्टर श्रीधर को कुछ मत कीजिए और उनको छोड़ दीजिए प्लीज। ना, पहले पैसे, उसके 4-5 घंटे बाद डॉक्टर पहुँचा दूंगा थारे पास। 4-5 घंटे बाद क्यों? 5 करोड़ है डार्लिंग, गिनने में टाइम तो जाओगा। पैसे कहाँ लाने हैं? घनी जल्दी ना मचाओ है, अगले फोन पे बताऊंगा। सर, अमित और सुरेश दोनों का नंबर बंद है। मैंने दोनों नंबर सर्वेलेंस पे डलवा दिया है। दोनों का नेटिव एड्रेस हिसार है। अब वहीं चलकर उनकी कोई खबर पता चलेगी। बोलो यादव। सर, सुरेश ने अभी अभी भास्कर सब्बरवाल को हिसार से फोन किया था। सर, अमित और सुरेश का गांव बनभोरी भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। शर्मा, ये मैसेज हरियाणा के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दो और अपनी एक टीम हिसार के आसपास के एरिया में भेजो। और तुम खुद श्याम सुंदर के गांव बनभोरी जाकर के जानकारी हासिल करो। सर, सुरेश कालरा और अमित कालरा अब कहां हो सकते हैं, इसका क्लू ढूंढने के लिए पुलिस अब उनके गांव बनभोरी हिसार पहुंची। नाम मतलब उन दोनों का सपूत नहीं, कपूत है दोनों भी। बुढ़ापे में अपनी माँ को छोड़ के चले गए। ये अमित और सुरेश दोनों नोएडा में हेलो कैब चलाते हैं। कहाँ रहते हैं नोएडा में दोनों? सर, वो शायद वैशाली में रह रहे थे। वैशाली में कहाँ? सुरेश और अमित से जुड़ी जानकारियां जुटाने के लिए नोएडा पुलिस ने एक टीम उनके गांव बनभोरी में तैनात कर दी थी। वहीं एक टीम वैशाली गाजियाबाद में उस पते पर पहुंची जहां अमित और सुरेश किराए पर रह रहे थे। जरा सुनिए जी। ये घर सुरेश और अमित का है? जी हाँ, पर यहाँ तो काफी दिनों से ताला लगा है। तो फिर ये दोनों अब कहाँ मिलेंगे? जी मालूम नहीं। कहीं भी किसी तरह की कोई डील नहीं होनी चाहिए। मुझे अपडेट करते रहना। सर ये डॉक्टर श्रीधर के अंकल हैं सर। सर, श्रीधर मिल जाएगा ना सर? मैं उनको घर वालों को प्रॉमिस देकर आया हूँ कि मैंने उनको साथ लेकर ही आऊँगा। आप चिंता मत कीजिए, हम डॉक्टर श्रीधर को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भाई मुझे मामला ठीक ना लग रहा है। यहाँ रुकना खतरे से खाली ना है। 10 मिनट में अपना सामान समेट और निकलो यहाँ से। बस जल्दी करो।
बोलो शर्मा। सर हेड ऑफिस के इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने काफी हेराफेरी और उल्टे सीधे काम किए थे। कैसी हेराफेरी करते थे दोनों? सर हमें एक लेडी कस्टमर ने कंप्लेंट की थी कि सुरेश ने उनके साथ मिसबिहेव किया था। उतरो मैडम, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। अरे मुझे और आगे उतरना है। सॉरी मैडम, मैं नहीं जा सकता आगे। आप मुझे इस तरह से बीच रास्ते में कैसे उतार सकते हैं? अरे मैडम, आगे जाम नहीं दिखता के? दिस इज नो वे। बकवास बंद करो और आगे चलो। अंग्रेजी ना काटे, ठीक है? उतरा है तारूं। आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं कंप्लेंट करूंगी ना तब समझ में आ जाएगा। हाँ चल कर दिया कंप्लेंट, उतर। सर उस पैसेंजर की कंप्लेंट के बाद हमने सुरेश से शो कोज मांगा, बट उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद जब उसके खिलाफ इंटरनल इंक्वायरी हुई तो पता चला उसके और उसके भाई ने काफ़ी धांधलियाँ की थी। कैसी धांधलियाँ? सर कंपनी पीक आवर्स में इंसेंटिव देती थी, सुबह 7:30 से लेके 12:30 बजे तक और शाम में 5 बजे से लेके 11 बजे तक। और अगर ड्राइवर एयरपोर्ट से सवारी को पिकअप करता है तो उसे 1000 रुपये बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अलावा अगर ड्राइवर एक दिन में 12 राउंड्स लगाता है तो उसे 3000 बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन इन दोनों भाइयों ने कंपनी की इस पॉलिसीज़ का गलत इस्तेमाल किया। अलग अलग सिम कार्ड से अलग अलग आईडीज़ बनाई और इन आईडीज़ से अपनी ही बुकिंग करने लगे और बिना किसी पैसेंजर को बिठाए रैंडम राइड शो करने लगे। और सर इन सब चीज़ों से हमें पता चला उन्होंने पैसों की बहुत सारी धांधलेबाजी की थी, इसीलिए हमने उन्हें कंपनी से निकाल दिया और ब्लैकलिस्ट कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं अमित और सुरेश ने ये किडनैपिंग हेलो कैब से बदला लेने के लिए की हो? सुरेश कालरा और अमित कालरा, ये उन 6 किडनैपर्स में से 2 नाम थे जिन्होंने हेलो कैब से अपना बदला लेने के लिए 12 अगस्त की रात को उनके किसी एक कस्टमर को किडनैप करने की प्लानिंग की थी और फिर उस प्लानिंग को अंजाम तक भी पहुंचा दिया। हेलो सर जी, हेलो कैब बुक की थी आपने? कर दूंगी। सारा लुकाई समझ रखा है। प्लीज मेरा मदद करेगी, ही इज हिटिंग मी, प्लीज मदद करेगी। और इस कस्टमर डॉक्टर श्रीधर की जान बख्शने के लिए उन्होंने हेलो कैब से 5 करोड़ की फिरौती की मांग की। इन अपराधियों की पहचान सामने आने के बाद पुलिस अब इन किडनैपर्स तक पहुंचने का और डॉक्टर श्रीधर को सही सलामत बचाने का रोड मैप तैयार करने में जुट गई। सर ये सुरेश और अमित जिस घर में रहा करते थे वहां से अमित के दूसरे नंबर के बारे में पता चला। मैंने वो नंबर चेक किया, वो नंबर उन जगहों पे एक्टिव था जहां से श्रीधर के फोन से कॉल आए थे। हम डॉक्टर श्रीधर बावड़े नाम में क्या रखा है? इट्स अ मिस्टेक, तुम लोगों ने गलती की। वाटर, पानी, प्लीज। क्या वो नंबर अभी भी एक्टिव है? सर 5 घंटे पहले तक वो नंबर हिसार में एक्टिव था, फिर वो नंबर बंद हो गया। मैंने उस नंबर को सर्विलेंस पर डलवा दिया है। सर एक बात और पता चली, ये सुरेश शादीशुदा है, बीवी का मायका है रोहतक में। ये अमित का नया नंबर सर्विलेंस पर डालो, तब तक हम सुरेश की बीवी से मिलते हैं। जी सर। साबिन, हेलो कैब्स वालों ने ना महारी और सुरेश की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी। ऐसे ही अमित और सुरेश को काम से निकाल दिया। हमारे तो खाने के भी लाले पड़ गए साहब जी। ऐसे नहीं निकाल दिया, सुरेश और पति ने हेलो कैब्स में गबन किया है। ये गबन मबन मुझे कुछ नहीं पता साहब जी, और गबन तो हेलो कैब्स वाले करते हैं। ड्राइवरों का खून चूसते हैं और खुद घर बैठ के खाते हैं। तुम्हारे पति और देवर ने एक मासूम डॉक्टर का अपहरण किया है और जिस तरह से तुम उन दोनों की बहादुरी का बखान कर रही हो, हमें तो लग रहा है कि तुम भी उन्हीं के साथ मिली हुई हो। मैं कोई मिली विली नहीं हूँ साहब, और गलत तो ये हेलो कैब्स वाले भी हैं। किडनैपिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता साहब। और ये सुरेश और अमित कहाँ होंगे ये भी नहीं पता? पता नहीं साहब। सर इसका तेवर देख के तो लगता है इसे सब पता है। इसका फोन भी सर्विलेंस पे डालो, हो सकता है ये उनके टच में हो। सर बोलो त्रिवेदी। सर अमित का दूसरा नंबर अभी अभी भिवानी में ऑन हुआ था। अमित कालरा का दूसरा नंबर ट्रेस करते हुए नोएडा पुलिस अब भिवानी आ पहुंची थी, लेकिन भिवानी में किडनैपर्स कहां थे इसका कोई भी क्लू अभी तक नहीं मिल पाया था। अरे एक बार बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान पहुंच गए ना, सब ठीक हो जाएगा। शर्मा, अमित का फोन इसी एरिया में एक्टिव था ना? जी सर। तो लोकल पुलिस को यहाँ। शर्मा एक मिनट, ये गाड़ी वही है ना 154 जे? ये सर वही ड्राइवर वही है।
भाई ये पुलिस अपना पीछा क्यों कर रही है? ये बात कर रहा है, देख वहाँ आ रही होगी। पेट्रोलिंग पर होगी यार। अरे नहीं भाई, कल्लू देख यार, तू देख। ओ भाई ससुरे पीछे पड़े हुए हैं भाई। हाँ भाई, अब तेज चलाना भाई गड्डी ने। क्या सुंदर, चारों तरफ से गिर गए हो, बाहर आ जाओ हाथ ऊपर करके। गोली क्यों चला रहे साले? अबे निकाल निकाल, गाड़ी निकाल, भगा। फटाफट उसके पीछे लो, निकल गाड़ी। अरे क्या हो गया? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अरे क्या हो गया? अरे डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने कहा जल्दी। अरे डॉक्टर ने भाग गया। अरे डॉक्टर ने निकाल दिया बाहर। अरे पकड़। पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, जल्दी अंदर ले। आसपास अच्छी तरह से देखो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो लोग। कई कोशिशों के बावजूद किडनैपर्स पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन मौका वारदात पर वो हेलो कैब बरामद कर ली गई जिसमें डॉक्टर श्रीधर की किडनैपिंग की गई थी। पुलिस किडनैपर की तलाश में लगातार अपना प्रयास कर रही थी, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि कहीं किडनैपर डॉक्टर श्रीधर को मार न दे। सुरेश और अमित के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे थे, लेकिन फिलहाल किडनैपर कहां छुपा है इसकी कोई भी लीड पुलिस को अब तक नहीं मिल पाई थी। सुरेश भाई, ये पुलिस कहां से आ गई? अरे भास्कर ने खबर की होगी, मैंने तो पहले ही पता था पैसे ना देगा। पैसे की चिंता ना करो, पैसा तो उसकी कब्र से भी निकाल लूंगा मैं। अरे ये मत कर, पुलिस सूंघती हुई यहाँ आ जाएगी। इसको तो पैसे भी ना मिले और पुलिस भी पीछे पड़ गई मारे। साले किसने कही थी फायर करने की? गणा चौधरी पकड़ रहा था, चुपचाप डॉक्टर ने लेके निकल लेते। साले शुक्र मना किसी पुलिस वाले गोली ना लग गई, न तेरी ऐसी तैसी कर देंगे। अब भाई आपस में झगड़ा मत करो, अब भी हम यहाँ किसी दूसरे रास्ते से निकल सकते हैं, गाड़ी का भी इंतजाम हो जाएगा, पर हम सबको अपनी अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ेगी और इस डॉक्टर की भी। सर, अमित और सुरेश के कॉल रिकॉर्ड से 4 नंबर ऐसे मिले हैं जो किडनैपिंग वाली रात से बंद है। ये नंबर है किसके? एक नंबर बुद्धन के नाम झज्जर में रजिस्टर्ड है, जहां से डॉक्टर श्रीधर के नंबर से तीसरा रैंसम कॉल गया था। अपना कस्टमर सही सलामत चाहिए ना, तो 5 करोड़ का इंतजाम कर ले। सर, हमने वहां हरियाणा पुलिस की एक टीम भेज दी है। कोई नहीं सर, यहाँ पर कोई नहीं है। और दूसरा नंबर विक्रम राठी के नाम रेवाड़ी में रजिस्टर्ड है, जहां से डॉक्टर श्रीधर के नंबर से चौथा रैंसम कॉल गया था। हाँ राम राम, वो 2-2 हज़ार के बंडल तैयार हो गए। सर, तीसरा नंबर जयंत के नाम भिवानी के मीरपुर में रजिस्टर्ड है, जहां वो लोग हेलो कैब छोड़ के भागे थे वहीं पास ही में उसका खेत है। डॉक्टर सर, चौथा नंबर अमित और सुरेश के गांव हिसार का है और जिसके नाम ये नंबर है उसका नाम केदार है। सुरेश कालरा और अमित कालरा के बाद पुलिस ने उन सभी किडनैपर्स को आइडेंटिफाई कर लिया जिन्होंने डॉक्टर श्रीधर की किडनैपिंग को अंजाम दिया था, लेकिन वो किडनैपर्स इस वक्त कहां हैं ये पता लगाना अभी बाकी था। बोल बम बम बम, बोल बम बम बम।
बोल बम 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 बोल बम। ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो? कुलदीप तो है नहीं घर पे, किससे मिलना है तुमको? अरे भाई कुलदीप भाई ने चाबी दी है। भाई हम लोग तो कवड़िया लोग हैं, थोड़ा आराम करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। सर वो चारों बुद्धन, विक्रांत, जयंत और केदार अमित और सुरेश के वैशाली वाली घर आते थे, लेकिन फिलहाल वो लोग कहाँ हैं इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। इन चारों के कॉल रिकॉर्ड अच्छे से चेक करो, पता करो इन सब के नंबर में क्या कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो हमें उन तक पहुंचा सके। सर किडनैपर्स तक पहुंचने के लिए पुलिस को जल्द ही एक अहम लीड मिली। मनीष जी सर, चल तुझे लेना है। अरे सर लेकिन मैंने किया क्या? सर अमित और सुरेश ही नहीं, उनके चारों दोस्त बुद्धन, विक्रांत, जयंत, केदार सबको जानता है। बता। सर मैं मानता हूँ कि मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। देख ज्यादा टाइम मत ले, सीधी तरह से बोल दे। 12 अगस्त की रात 10 बजे तक सुरेश, अमित, विक्रांत इन तीनों का फोन तेरे घर पे एक्टिव था। तेरे से मिलने आए थे ना वो? हाँ सर, अमित उस रात मेरी कार लेने आया था, बोला 2-4 घंटे में लौटा दूंगा। फिर रात को 1 बजे जयंत और केदार कार देकर वापस चले गए, लेकिन साहब मुझे नहीं पता था उन लोगों ने किडनैपिंग की है। कैसे मान ले तुझे नहीं पता? साहब मेरा विश्वास करो साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। तो ये तो पता होगा वो लोग कहाँ छुपे हो सकते हैं। बोल। भाई गांव में पुलिस आई है भाई। ये बात कर रहे हैं, पुलिस 3:30 पहुंच गई। पुलिस आ गई। अरे मेरी बंदूक, मेरी बंदूक। राजन तू आगे देख, इसे मैं देखता हूँ। बता कहाँ है वो लोग? सर बाहर 2 लोग पकड़े गए, लेकिन अमित, सुरेश, एक और आदमी डॉक्टर नहीं है। सर अंदर भी कोई नहीं है। बता कहाँ है अमित? ओ भाई पुलिस तो कुत्ते की तरह अपने पीछे पड़ गई, अब क्या करेंगे? वो देख सामने भी खड़ी है। शर्मा आगे बोल बम की टोली जा रही है, उन लोगों ने भी कावड़िया के कपड़े पहने हैं ना? यस सर। देखो जरा ध्यान से। बम बम बोल बम 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 बम बम। 1 मिनट रोको, जरा रोको। बम बम। डॉक्टर को डॉक्टर श्रीधर, आर यू फाइन? थैंक यू सर, यू हेल्प मी। 14 दिन की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार नोएडा पुलिस डॉक्टर श्रीधर को सही सलामत बचाने में सफल हो गई। किडनैपिंग में इन्वॉल्व सभी 6 अपराधी इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं।
नोएडा पुलिस के सराहनीय जज्बे के लिए क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम उन्हें सैल्यूट करती है और उन्हें इस सफलता के लिए बधाई देती है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत अभियुक्त श्रीकांत चौबे उम्र 16 साल पुत्र नीलेश चौबे, अभियुक्त मुक्ति देशमुख उम्र 16 साल पुत्र शशिकांत देशमुख को आईपीसी की धारा 393 और 307 के तहत दोषी पाती है और उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसके साथ अभियुक्त प्रबल बोर्डे उम्र 16 साल पुत्र वामन बोर्डे, अभियुक्त रघु आप्टे उम्र 16 साल पुत्र विश्वास आप्टे को हत्या की साजिश, चोरी और सबूतों का नष्ट करने का दोषी पाती है और आईपीसी की धारा 302, 120 बी और 393 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है, हैंग टिल डेथ। थैंक यू जज साहब, हमें पता था यही होगा। अंधा कानून मुर्दाबाद, अपनी दोस्ती जिंदाबाद। 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 अंधा कानून मुर्दाबाद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। किसी भी देश के बच्चे, युवा उसका भविष्य होते हैं। उनके कंधों पर देश की प्रगति का भार होता है। लेकिन कई बार कुछ युवा पथभ्रष्ट होकर ऐसे अपराधों को अंजाम दे देते हैं कि समाज और कानून दोनों हैरान हो जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में युवाओं द्वारा किए गए अपराधों की संख्या बढ़ी है और साथ ही यह विवाद भी बना हुआ है कि जुवेनाइल की उम्र क्या होनी चाहिए, 16 साल, 17 साल, 18 साल या फिर कुछ और। हिंदुस्तान की क्राइम हिस्ट्री का ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें 16-17 साल के 4 लड़कों को फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सन 2000 से पहले तक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 के तहत सिर्फ 16 साल की उम्र तक के लड़कों और 18 साल की उम्र तक की लड़कियों को ही जुवेनाइल माना जाता था। 1994 में जब इन लड़कों को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, तब इन लड़कों की उम्र 16 साल से कुछ अधिक होने की वजह से इन्हें अडल्ट माना गया और जिसकी वजह से इस केस की पूरी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में ना होकर सेशन कोर्ट में हुई। और अजीब बात यह थी कि सजा सुनने के बाद ये बच्चे रोने और डरने की बजाय खुश हो रहे थे। आखिर कहां खो गई थी इनकी मासूमियत और कहां खो गया था इनका बचपन, जो इन्हें मौत के डर से भी आजाद कर गया था। कहीं पुलिस और न्याय प्रक्रिया में कोई चूक तो नहीं हुई थी जिसका ये बच्चे अपने ही तरीके से विरोध कर रहे थे? और अगर ये वाकई में अपराधी थे तो वो कौन सी दुखती रखती समाज की जिसने इन्हें यहां लाकर खड़ा कर दिया था? हेलो, बोरीवली पुलिस स्टेशन। क्या? ठीक है, किसी को घर के अंदर मत जाने दीजिएगा, हम लोग अभी आ रहे हैं। सर, मैंने कॉल किया था आपको। फ्लैट नंबर 101, फर्स्ट फ्लोर। खोलो उसे फटाफट, हॉस्पिटल लेके जाओ। मतलब इस वारदात को कम से कम 7-8 घंटे पहले अंजाम दिया गया होगा। सर, हो सकता है कि गले और कान की ज्वेलरी को खींच कर निकाला गया। सर, ये सब देखकर तो लगता है कि मर्डर लूटपाट के इरादे से किया गया। कदम इरादा चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि इस तरह से 4 लोगों को काबू करके बांधना किसी एक के बस का नहीं। कम से कम 3-4 लोग या उससे ज्यादा लोग इस वारदात में शामिल हैं। वो कौन थे और कितने थे? सुनाओ सर, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर।
सर, अजीब बात है, बॉडी पे एक भी ज्वेलरी नहीं है और यहाँ इस तरह पैसे छोड़ के गए। इस तरह की वारदात को अंजाम देके इनके घर में इन्हीं की मिठाई खा के इस तरह से सेलिब्रेट करना और फिर इस तरह से पैसे छोड़ के जाना, कदम मुझे लगता है ये जो कोई भी हैं इनसे काफ़ी नफरत करते थे। घर में कोई फोर्स एंट्री का निशान भी नहीं है। मुझे लगता है ये मामला लूटपाट का नहीं बल्कि बदले की भावना से किया गया है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया गया। सारी चीज़ों के फोटोग्राफ्स ले लो। ओके सर। नॉर्मल है यहाँ सब कुछ। किलर्स इस घर को और इस घर के रहने वालों को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें पता था कि पैसा और ज्वेलरी इसी कमरे में मिलेगा और शायद इसीलिए उन्होंने दूसरे किसी कमरे को छेड़ा तक नहीं। अच्छी तरह से देखो मर्डर वेपन मिलता है क्या। ओके सर। इस घर में वारदात हुई सबसे पहले आपने देखा था? साहब हमने देखा था। साहब हम रोज की तरह दूध देने ऊपर गए तो हमने मैम साहब को आवाज़ें दी। मैम साहब ने साहब कोई जवाब नहीं दिया तो हमने सोचा घंटी बजा देते हैं। तो हम दरवाजे पे गए तो दरवाज़ा खुला हुआ था हुजूर। हमने अंदर धकेल का दरवाज़ा देखा तो अरे मैम साहब दूध नहीं लेना है काज। सर, मैं उनके ऊपर वाले फ्लैट में ही रहता हूँ सर। आपके नीचे वाले घर में 3 लोगों को इतना टॉर्चर किया गया, उनका मर्डर हो गया, आपने कोई आवाज़ कोई शोर सुना? नहीं सर, कोई शोर सुनाई नहीं दिया, कुछ पता ही नहीं चला। इतना बड़ा कांड इतना चुप से कैसा हो गया ये तो प्रबल ही बता सकता है। भगवान का शुक्र है कि प्रबल बच गया। सर, पूरे घर को अच्छे से छान मारा लेकिन कहीं कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। अगर इस क्राइम से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती है या कुछ याद आता है सबसे पहले हमें बताइए। जी सर, जी सर। देख बेटा, तेरी हालत हम समझ सकते हैं लेकिन अपने घर वालों को न्याय दिलाना चाहता है कि नहीं? चल फिर बता, ये कब हुआ और कैसे हुआ? सर, कल रात को मैं अपना रूम बंद करके पढ़ाई कर रहा था। कितने बजे? 8 बजे के आसपास। सर, ये साल 10th का बोर्ड है मेरा, तो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था मैं। तभी पहले डोरबेल बजी। आई की गर्दन पर हथियार रखे हुए थे, उनके बाद कई हथियार थे जैसे तलवार, चाकू सब, और दूसरे आदमी ने आई का मुंह बंद कर रखा था। कितने लोग थे? 3 आदमी थे। फिर क्या हुआ? मुझे देखते ही एक आदमी मेरे पास आया और उसने मेरा मुंह दबा दिया। मैंने उसके हाथ पे जोर से काटा और उसने मुझे बहुत तेज मारा और मैं गिर गया सर। और उसने मुझे शर्ट से उठाया। उसके बाद आई से पूछा कि कैश और ज्वेलरी कहाँ है, और फिर डोरबेल बजी। डोरबेल बजने की आवाज़ कितने बजे हुई? कोई 1.5 घंटे बाद, मतलब 9:30 बजे के आसपास। उसके बाद क्या हुआ? सुदीप बाबू आए और उन्होंने उन्हें भी मारा और हमारे साथ बांध दिया। फिर उनमें से एक आदमी बोला कि भूख लगी है। फिर वो लोग किचन की तरफ चले गए। फिर डोरबेल बजी तो वो लोग हॉल में आए और फिर सबको मार डाला। तो तुम कैसे बच गए? वो लोग मुझे भी मारने ही जा रहे थे, तभी नीचे से 3-4 गाड़ियों की आवाज़ आई और वो लोग फिर भागने लगे। और एक आदमी ने भागते भागते मेरे सर पे बहुत तेज से डंडा मारा और मैं बेहोश हो गया। तुमने उन 3 लोगों की शक्लें देखी थी ना? पहचानते हो कौन थे वो लोग? पहले कभी देखा था उनको? नहीं सर, पहले कभी नहीं देखा। शक्लें तो याद होंगी ना? हमले सर, स्केच आर्टिस्ट को बुलवा के इससे डिस्क्रिप्शन लेके स्केच बनाओ। सर, स्केच तो मैं भी बना सकता हूँ। अजीब बात है, कातिलों ने घर के 3 लोगों को मार दिया और इसे जिंदा छोड़ दिया, वो भी तब जब वो जानते थे कि इसने तीनों की शक्लें देखी हैं। और इतने शातिर लोग
बस इस बात से डर के भाग गए कि उन्हें रोड पर कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। सर अगर वो वाकई गाड़ियों की आवाज़ सुनकर भागे होंगे तो सर गाड़ियों की आवाज़ तो उससे पहले ज़्यादा आ रही होगी। अगर उनका मकसद सिर्फ लूटपाट करना था तो प्रबल और उसकी माँ को मारकर वो लोग 9 साढ़े 9 तक भाग सकते थे, कि वो जानते थे कि घर में कहाँ क्या रखा है। अगर लूटपाट के साथ साथ मर्डर भी उनका मकसद था तो तब भी उनके पास काफ़ी टाइम था। प्रबल के बाप के 12 बजे आने के बाद उसे मारकर 12:30 तक वो लोग भाग सकते थे। फिर ऐसी सूरत में 2:30 बजे तक वहीं रुके रहने का क्या मतलब हो सकता है? सर मुझे लगता है कि प्रबल हमसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है। कदम, जरा आस पड़ोस में पता करो ये प्रबल लड़का कैसा है, और इस रस्सी के बारे में भी पता करो, कहाँ से और किसने खरीदी। रस्सी नई सी लग रही है, हो सकता है कि इन्हीं दिनों में खरीदी गई हो। ओके सर। ड्राइंग और याददाश्त दोनों काफी अच्छी हैं तुम्हारी। काफी डिटेल में तीनों के चेहरे बनाए तुमने। ठीक है, फिलहाल घर जा सकते हो। जी सर। कदम सर, जरा पता लगाओ ये 3 लोग हैं कौन, और इस प्रबल पे भी नजर रखो। ओके सर। ये लो, खाना है, खा लेना और ध्यान रखना अपना। मैं निकलती हूँ। अगर पापा को पता चल गया मैं यहाँ हूँ तो गुस्सा हो जाएंगे। इन दोनों को तो नहीं जानता, पर इसकी शक्ल से मिलता जुलता एक भिखारी उधर उस रोड पे भीख मांगता रहता है। हाथ से अपंग है, दिन रात उधर ही पड़ा रहता है। भाई साहब नमस्कार, इन रस्सियों को जानते हैं? हाँ सर, ये मेरी दुकान की रस्सी है। अच्छा, इन तीनों को जानते हैं? इन तीनों में से किसी ने खरीदी थी रस्सी? नहीं सर, मैं इनको नहीं पहचानता, और इनमें से किसी ने रस्सी नहीं खरीदी है। देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, ये 3-4 दिन पुरानी बात है। आखिर इतनी सारी रस्सियाँ कौन खरीद सकता है आपके यहाँ से? हाँ सर, 2-4 दिन पहले एक लड़का आया था, उसी ने रस्सियाँ खरीदी थी। बोला था स्कूल वालों ने मंगाया है। पता नहीं सर स्कूल वाले भी क्या करते हैं। क्या यही था वो? नहीं सर, ये नहीं था सर। 2:30 बजे तो इंसान सो ही जाता है ना। हाँ, कोई शोरगुल हो जाए तो आँख खुल जाती है, मगर मैंने कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं सुनी सर। प्रबल कैसा लड़का है? बहुत अच्छा सर, एकदम सीधा साधा। आज की जनरेशन में ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है। गली में भी उसके 1-2 ही दोस्त है सर, रघु, मुक्ति, श्रीकांत वगैरह। वो भी उसके स्कूल में ही पढ़ते हैं, उन्हीं के साथ घूमता है, नहीं तो पढ़ते रहता है सर। उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। प्रबल की फैमिली का माहौल कैसा था? मतलब किसी के आपस में या किसी बाहर वाले से कोई दुश्मनी वगैरह? सर वो प्रबल वामन की दूसरी बीवी का बेटा है। बीवी क्या बोलेंगे, उसने कभी वामन से शादी तो की नहीं। पहले वामन इधर ही रहता था, वैजंती भाभी और सुदीप के साथ। फिर इन लोग को छोड़ के वो औरत के पास चला गया था दादर, वहाँ वो प्रबल हुआ। प्रबल जब 8 साल का था सर, तब वो औरत को छोड़ के और प्रबल को लेके वापस से वैजंती भाभी के पास आया। आपको ये सब कैसे पता? सर वामन ने बताया। तो वामन ने कभी ये बताया कि
प्रबल की माँ दादर में कहाँ रहती है? नहीं सर, वो तो वामन को भी नहीं पता था सर। एक बार उसने मुझे बताया था कि वो औरत कैरेक्टर की सही नहीं थी, तो अभी तो शायद उसने भी किसी से शादी करके घर बसा लिया होगा। पर सर एक बात है, वामन और वैजयंती भाभी प्रबल को प्यार बहुत करते थे, दोनों उसकी चिंता बहुत करते थे। सर प्रबल के एरिया में वारदात के ठीक एक दिन पहले किसी लड़के ने उस रस्सी को खरीदा। सर मुझे लग रहा है कि ये प्रबल हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और सर उसने जो ये स्केच बनवाए सब के सब झूठे हैं, क्योंकि सर इनमें से ये एक स्केच उसके एरिया के आसपास एक भिखारी से मैच करता है। और बाकी के 2 स्केच हैं, इनका हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। मैंने पड़ोसी आसपास के लोगों इन सभी से पूछताछ की, लेकिन किसी ने इन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया। इसका मतलब है कि प्रबल ने ये चेहरे अपनी इमेजिनेशन से रैंडमली बनाए। वैसे ये भी पता चला है कि प्रबल वैजयंती का सौतेला बेटा है। वामन ने प्रबल की माँ से कभी शादी की ही नहीं, वो उसकी नाजायज औलाद है। सर ये सुदीप, वैजयंती और वामन, इन तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तीनों की मौत रात को 11 से 1 के बीच हुई है। सुदीप और वैमन का गला घोटने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी मौत 3 अलग अलग किस्म के धारदार हथियार से हुई है, जो कि चाकू, तलवार और कोयता हो सकता है। तीनों के साथ हाथापाई हुई है और वैजयंती की मौत सिर्फ गला घोटने की वजह से हुई। सर प्रबल बोर्डे की कॉलोनी के पास एक प्लॉट में इसमें हथियार मिले। काफ़ी दिमाग लगाया है, हथियारों को सरसों के तेल से साफ किया है ताकि उस पर खून का कोई निशान न रहे। ये हथियार फॉरेंसिक के लिए भेज दो और ज़रा पता करो कि अगर ये हथियार, ग्लव्स, रस्सी वगैरह प्रबल ने नहीं खरीदे तो इसमें कहीं कोई उसका दोस्त तो शामिल नहीं है, क्योंकि दुकान वाले का कहना था 2-4 दिन पहले एक लड़का आया था। ठीक है सर। क्या हुआ साहब? वही तो पता लगा रहा। प्रबल तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ सर। 22 सितंबर को रात को 8 बजे से लेकर देर रात 3 बजे तक कहाँ थे तुम? सर उस दिन तो ये रघु और श्रीकांत के साथ वीरेन के घर पढ़ाई करने गया था। वो क्या इस साल बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो बच्चे लोग सब वीरेन के घर चला। साहब आप बेकार में शक कर रहे हो, वो लोग हमेशा वीरेन के वहाँ पढ़ने जाते थे और मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो लोग उस दिन भी वहीं पढ़ने गए थे। साहब मेरा बच्चा आवारा नहीं है साहब, वो लोग दोस्त लोग हैं, ऐसा क्यों करेंगे साहब? साहब वो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं साहब। भाई साहब। जी सर। इनमें से किसने खरीदी थी आपके यहाँ से रस्सी? किसने खरीदी थी सर? सर उस रस्सी खरीदने वाले लड़के की पहचान हो गई है। सर प्रबल के दोस्त रघु आप्टे ने वो रस्सी खरीदी थी। गुड। कदम जल्द से जल्द पता लगाओ वो हथियार कहाँ से खरीदे गए थे। क्या इनमें से किसी ने आपके यहाँ से हथियार खरीदे थे? जी इन दोनों ने एक तलवार और एक गुप्ती खरीदी थी, पर हम इसे हथियार के तौर पर नहीं बेचते हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। नवीन एक तलवार देना। ये तलवार दोनों तरफ से एक जैसी मोटी है। हाँ लेकिन उनके पास जो हथियार था वो काफी धारदार था। पता नहीं सर, पर मुझसे तो यह कहकर खरीदी थी कि हमें ड्रामे में यूज करना। कब की बात है? कौन सी तारीख को खरीदा था? सर 1 मिनट।
भाई साहब। हाँ साहब। इन्हें पहचानते हैं? इनमें से किसी दो ने आपके यहाँ पे तलवार और गुप्ती में धार लगवाई थी। साहब वो दो नहीं 3 थे। इसको धार करके दो। इस पे धार क्यों लगानी है? तेरे को काटने के लिए। अरे मजाक कर रहे हैं दादा, ड्रामे में तलवार लगेगी ना, और पेड़ काटने का सीन है, इससे पेड़ कटेगा नहीं तो इसीलिए धार चाहिए। ये वाला, यही तीनों थे साहब। निकालो बाहर इसे। चलो। श्रीकांत कहाँ है? क्या हुआ है साहब? अरे बताइए तो, हुआ क्या है? क्या कुछ हुआ है साहब? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। ये तीनों सुदीप, वैजयंती और वमन इनके मर्डर में इन्वॉल्व है। हम इन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाने आए। फट्टू, मुझे पता है तू गद्दार निकलेगा। सर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत सजाए मौत का हुक्म देती है, हैंग टिल डेथ। थैंक यू जज साहब, हमें पता था यही होगा। अंधा कानून मुर्दाबाद, अपनी दोस्ती जिंदाबाद। 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 अपराध को कितने भी शातिर दिमाग से अंजाम दिया जाए, लेकिन गुनाह अपनी गवाही देने के लिए खुद उठ खड़ा होता है। फिर ये तो 16 साल के नाबालिग बच्चे थे, लेकिन इन्होंने एक ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया था कि जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। लेकिन अपने किए पर इन्हें कोई अफसोस नहीं था। कैसे और क्यों इनकी मासूमियत इतनी विभत्स हो गई थी? ये केस पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला था, क्योंकि ये कोई सामान्य हत्या या लूटपाट का केस नहीं था। आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी था, और ये हम जानेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।